हेलो फ्रेंड, हम अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्त, आज हम देखेंगे सी-टेट का शिक्षण का पार्ट, जो पेडागॉजी कहते हैं जिसे। दोस्त, इसमें हम पहली हेडिंग देख चुके हैं। दूसरी हेडिंग है बच्चा एक समस्या समाधान और वैज्ञानिक के रूप में। मतलब हम देखेंगे बच्चा कैसे समस्या समाधान करता है और वैज्ञानिक के रूप में कैसे वो वैज्ञानिकता उसके अंदर भरी हुई है। दोस्त, देखते हैं आगे। समस्या की परिभाषा: किसी कार्य को करने में आई बाधा को या रुकावट को समस्या कहते हैं। जैसे कोई आप कार्य कर रहे हैं, उसमें बाधा या रुकावट आती है तो उसे समस्या कहते हैं। समस्या की विशेषता है, कुछ विशेषताएं उसको देखते हैं। समस्या वास्तविक या काल्पनिक दोनों हो सकती हैं। कैसे, इसको देखते हैं। जैसे समस्या वास्तविक जो है वो जीवन में होने वाली घटनाएं हैं, जीवन में होने वाली समस्याएं हैं, वो वास्तविक हो गया। जैसे बच्चे का फीस जमा करना है स्कूल में और आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसका फीस जमा करना बहुत ज़रूरी है और आपके पास पैसा भी नहीं है, यह सबसे बड़ा समस्या है। यह वास्तविक समस्या हो गया। और काल्पनिक समस्या कैसे है? जैसे हम कोई गणित का प्रश्न हल कर रहे हैं, उसमें दिया हुआ है कि श्याम ने साइकिल 1000 रुपये में ख़रीदा और 1200 रुपये में बेच दिया, तो लाभ बताइए। यहाँ काल्पनिक समस्या है, यहाँ कोई वास्तविक चीज़ नहीं हो रही है, एक कल्पना किया गया है, इसलिए यहाँ काल्पनिक होगा। दूसरा है समस्या के लिए चिंतन। समस्या किस प्रकार से है, किस चीज़ का समस्या है, किस बारे में हमको सोचना है, इसी को समस्या का चिंतन कहते हैं। यह बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है समस्या समाधान के लिए शुरुआती संकेत आवश्यक हैं। जैसे हम गणित का प्रश्न अगर हल कर रहे हैं तो इतना दिया रहना चाहिए कि उसके शुरुआती संकेत दिए रहना चाहिए, तभी उसका हल हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है समस्या समाधान की विधियां और बच्चा। जैसे समस्या समाधान किस प्रकार से हम कर सकते हैं और बच्चा किस प्रकार से कर सकता है, इसके बारे में देखते हैं। त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखना। जैसे कोई समस्या है, उसको गलती करके ही उसका हल निकालना। पहला है गिनती, वर्णमाला, पहाड़ा। बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं। अब देखिए कैसे। जैसे कोई भी बच्चा अगर वर्णमाला में क बनाना सीख रहा है तो उस समस्या का हल कब तक नहीं हल होगा, जब तक उसे क बनाना आ नहीं जाएगा। इसी प्रकार वर्णमाला में भी, इसी प्रकार पहाड़े में भी कई बार वो गलतियां करेगा, लेकिन लास्ट में आके उसको निश्चित है कि पहाड़ा याद हो जाएगा। इसलिए समस्या समाधान में त्रुटि एवं प्रयास, गलतियां अधिगम का एक हिस्सा है। त्रुटि से ही हम समस्या को हल कर सकते हैं, त्रुटि के ही द्वारा हम किसी चीज़ का हल निकाल सकते हैं, त्रुटि से ही हम समस्या का हल कर सकते हैं। एक बच्चा हमेशा गलतियों से ही सीखता है। नेक्स्ट पे आते हैं सूझ द्वारा सीखना। सूझ द्वारा सीखना, जब एक बच्चा 3 गुणे 5 का गुणा कर रहा है, अचानक ही उसके दिमाग में आया कि 5 को 3 बार जोड़ दिया जाए तब भी 15 उत्तर आएगा, और 3 पचे 15 किया जाए तब भी 15 उत्तर आएगा। इसका मतलब जब भी कोई किसी भी समस्या का हल हम कर रहे हैं और अचानक ही उसका उत्तर मिल जाए हमको, यही सूझ के द्वारा सीखना होता है। जैसे कि आप समझ ही रहे होंगे, जैसे कोई बच्चा है, अगर वो गुणा कर रहा है कि 5 तिहाई 15 या 5 चौके 20, अचानक ही उसके दिमाग में आया कि 5 को हम क्यों ना 4 बार जोड़ दें, तब भी 20 उत्तर आ जाएगा। यही है कि अचानक ही उत्तर मिल जाना। नेक्स्ट है अनसीखी विधि। अनसीखी विधि में हम देखेंगे नवजात शिशु मुंह पर कपड़ा जब तक सोएगा तभी तक रहने देगा, लेकिन जागने के तुरंत बाद हटा देगा।
वह कहीं से यह सीखा नहीं है। जैसे दोस्त कोई नवजात शिशु हो गया, वह जब तक सोया रहेगा तब तक तो आप उसको उड़ा देंगे, चादर ओढ़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही जागेगा वो तुरंत पैर से मार के हटा देगा। यह चीज़ वह कहीं से सीखा नहीं है। या दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे कोई बच्चा है, जन्म शिशु है और उसको भूख लगी तो रोने का संकेत देगा, रोएगा। तो यह चीज़ तो कहीं से अन्य से नहीं सीखी है, अनसीखी विधि इसी को कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि में हम देखेंगे इस विधि में शुरुआत की बातें पहले सीखी जाती हैं, फिर उससे जोड़ते हुए अगली चीज़ें सीखी जाती हैं। जैसे पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना। जैसे कोई भी बच्चा अगर स्कूल में प्रारंभिक अवस्था में आता है, शुरुआती दौर में आता है, प्राथमिक स्तर पे, तो उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए नवीन ज्ञान को देना उपलक्ष्य विश्लेषण विधि कहलाता है। जैसे हम वर्ण सीखते हैं, वर्ण के बाद फिर मात्रा सीखेंगे, उसी से जोड़ते हुए फिर लाइनें सीखेंगे, फिर शब्द सीखेंगे, तब वाक्य सीखेंगे, लेकिन सारी चीज़ें उसी से जोड़ते हुए हम सीखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं कलन विधि। किसी भी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका हल निकालना। जैसे कोई भी प्रश्न आप कर रहे हैं, उसके कई खंड में बांटकर उसका हल निकालना ही कलन विधि होगा। नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट है एल्गोरिदम विधि। इसमें केवल सूत्र आते हैं, प्रमेय आते हैं। इस विधि के द्वारा हम बोर्ड मास विधि देखते हैं, या जैसे P बराबर CP हो गया, तो यह प्रमेय या सूत्र पे आधारित होता है एल्गोरिथम विधि। नेक्स्ट है यादृच्छिक विधि। किसी भी समस्या को बच्चा जिस विधि से हल करता है वही उसकी विधि हो जाती है। जैसे दोस्त कोई बालक है, अगर वह कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम उसके जीवन में है, वह जिस भी समस्या को किसी भी विधि से हल करेगा वह उसकी विधि बन जाती है। जैसे क्रमचय संचय। नेक्स्ट पे आते हैं वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि में क्या है देखते हैं दोस्त। पहला है समस्या को जानना। सर्वप्रथम अगर किसी समस्या का हल हम कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे 5 रुपए में एक टॉफ़ी मिलती है तो 10 रुपए में कितनी टॉफ़ी मिलेंगी, दाम बताइए। यह भी जानकारी उसके बारे में होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप उसका हल कर पाएंगे। नेक्स्ट है तथ्यों का संकलन, आंकड़े इकट्ठा करना। तथ्यों का संकलन का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी भी प्रश्न के दौरान हम उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें कि क्या निर्देश दिया हुआ है, क्या हल करना है, क्या क्या उसमें दिया है। नेक्स्ट है संकल्पना का निर्माण, अवधारणा बनाना या जांच करना। जैसे हम कोई समस्या हल कर रहे हैं तो उसके बारे में उसका जांच करना या अवधारणा बनाना कि सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट है संकल्पना परीक्षण, संकल्पना सही है या गलत है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। पता लगा आपको हल क्या करना है और हल क्या कर दिए। गलत अगर हल करेंगे तब भी आप सही उत्तर पर नहीं पहुंचेंगे। उत्तर तो आपको मिलेगा निश्चित है, लेकिन सही उत्तर तक नहीं पहुंचेंगे। प्राप्त परिणामों की जांच, जो उत्तर मिलेगा उसकी जांच करना, उसके बारे में देखना कि हमको उत्तर सही मिला है या नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं निष्कर्ष निकालना। 5 चरण फॉलो करने के बाद यह जरूरी नहीं है कि आपका निष्कर्ष सफल ही हो।
इसलिए निष्कर्ष सफल हो या असफल हो, लेकिन उसका निष्कर्ष ज़रूर मिलेगा। जैसे बच्चा अगर किसी समस्या को हल कर रहा है तो उसका उत्तर उसे ज़रूर मिलेगा, भले ही गलत उत्तर उसका निकाले, लेकिन उसका निष्कर्ष ज़रूर आपके सामने रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, बच्चों में समस्या समाधान कैसे विकसित करें। देखते हैं दोस्त, बच्चे में समस्या समाधान कैसे विकसित करें में बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखें। जैसे कोई बच्चा है तो उसके सामने छोटी छोटी समस्याएं हमेशा रखें कि किस प्रकार हल कर रहे हैं, किस प्रकार नहीं हल कर रहे हैं। उसके सामने हमेशा ये कोशिश करें कि कुछ न कुछ छोटी छोटी समस्याएं रखते रहें, जिससे उनका माइंड एबिलिटी बढ़ता रहे। नेक्स्ट है, समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटें। कोई भी समस्या है, अगर बड़ा समस्या है तो उसको छोटे छोटे भागों में थोड़ा थोड़ा करके उसको सिखाएं, तब उसका हल वह जल्दी निकाल पाएगा। नेक्स्ट है, शुरू में बच्चे से पूर्णता की उम्मीद ना करें। शुरू में ही देखो, शुरू में बच्चों से गलतियां होती हैं, इसलिए शुरू में उनसे पूर्णता की उम्मीद ना करें। शुरू में तो गलतियां करके ही वह सीखेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, समस्या समाधान में आने वाली बाधाएं। समस्या समाधान में आने वाली बाधाएं क्या हैं, इसको देखते हैं। जैसे हो गया मानसिक प्रारूपता, क्या सोचता है बालक, क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, इसके बारे में बहुत ज़रूरी है कि उसको सही दिशा में ले जाना। जैसे सोचना क्या है और सोच लिया क्या, किसी भी बात का गलत अर्थ निकालना, किसी भी बात का गलत अर्थ निकालना भी समस्या समाधान में बाधा पहुंचाती है। नेक्स्ट है मानसिक जड़ता। मानसिक जड़ता में जैसे कोई भी प्रश्न गलत याद कर लिया है और आप अगर उसको बता रहे हैं कि सही है, ये सही है, वो गलत है, लेकिन तब भी वो बार बार कहेगा नहीं, हम जो याद किए वही सही है, जो आप बता रहे हो गलत है। यह मानसिक जड़ता है। नेक्स्ट है मोर्चाबंदी। जैसे कोई कंपनी में वर्कर काम करते हैं और मालिक रहता है, वर्कर स्ट्राइक कर रहे हैं अपने मुद्दे लेकर और मालिक सुनने को तैयार नहीं है। अब बताइए, दोनों तरफ से ठनी हुई है कि हम नहीं मानेंगे, वो कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, तो यहाँ हो गई मोर्चाबंदी। दोनों तरफ से कोई हल न निकलना ही मोर्चाबंदी है। यह भी समस्या समाधान में आने वाली बाधाएं हैं। आंकड़ों की कमी, जैसे अगर हम कोई प्रश्न हल कर रहे हैं, उसके बारे में संकेत नहीं दिया हो, अब तब उसके बारे में हम उसका हल नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट पे आते हैं, मास्टर ट्रिक है कुछ, उसको हम देखते हैं। मास्टर ट्रिक में जैसे त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखना। त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखना मतलब गलती बार बार करके सीखना। दूसरा है सूझ द्वारा सीखना, मतलब अचानक ही समस्या का समाधान हो जाना। यह चारों मास्टर ट्रिक आपको याद होनी चाहिए दोस्त, यह आप लोग याद कर लीजिएगा, यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिलेगा सीटेट में, इससे कोरिलेट करा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है अनसीखी विधि। अनसीखी विधि क्या है, बिना कुछ सीखे ही सब कुछ कर रहा है। जैसे एक बच्चा है बिना सीखे ही सब कुछ कर रहा है, वही है अनसीखी विधि। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि। हल निश्चित ही आएगा, चाहे वह गलत हो या सही हो, इससे मतलब नहीं है, इसका हल निश्चित ही आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले निजी एवं बाह्य कारक। पहले हम अधिगम को प्रभावित करने वाले निजी कारक देखेंगे, तब उसके बाद बाह्य कारक देखेंगे। देखते हैं दोस्त, निजी कारक में पूर्व ज्ञान। जैसे बच्चे को हमेशा जब प्रारंभिक अवस्था में आता है विद्यालय,
प्राथमिक स्तर पे, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए नवीन ज्ञान को देना चाहिए। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। जैसे अगर बच्चा बीमार है या किसी प्रकार से दिक्कत है, उसको स्वास्थ्य में कमी है, कुपोषण का शिकार हो गया है, तब भी अधिगम प्रभावित होगा। नेक्स्ट है थकान। जैसे घर पे बहुत ज़्यादा काम करके आया है या रात भर सोया नहीं है किसी कंडीशन की वजह से, तब भी वहाँ अधिगम प्रभावित होगा। रुचि। जैसे आप शिक्षण कार्य करा रहे हैं और उस शिक्षण कार्य में उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मतलब आपकी शिक्षण विधि अगर उसको गलत लग रही है, रोचक नहीं है, तब भी अधिगम प्रभावित होगा। नेक्स्ट पे आते हैं प्रेरणा। जैसे अगर प्रेरणा की कमी है, उसके अंदर से ये लग रहा है कि हम कुछ सीख नहीं पाएंगे या हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तब भी अधिगम प्रभावित होगा और नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट है अभ्यास। बच्चा अगर स्कूल से जा कर के जो पढ़ाया गया है उसके बारे में अभ्यास नहीं करेगा, दोहराएगा नहीं, तब भी अधिगम प्रभावित होगा, वह नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट है तत्परता। तत्परता मतलब जब क्लास चल रहा है तो उसका ध्यान हमेशा जो पढ़ाया जा रहा है उस पर होना चाहिए, न कि इधर उधर होना चाहिए। क्लास चल रहा है लेकिन बच्चा इधर उधर ध्यान भटका रहा है, तब भी वहाँ अधिगम प्रभावित होगा। नेक्स्ट है जिज्ञासा। जैसे जो आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षण कार्य करा रहे हैं, उसमें बच्चे का अगर इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तब भी जिज्ञासा की कमी पाई जाएगी, वहाँ भी अधिगम प्रभावित होगा। नेक्स्ट है मानसिक दशा। जैसे बच्चा अगर कुपोषण का शिकार है तो केवल शारीरिक रूप से अक्षम नहीं होगा, वह मानसिक रूप से भी अक्षम हो जाता है। नेक्स्ट है बुद्धि। बुद्धि देखिए, बुद्धि में भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। एक प्रकार से सारे बालकों की बुद्धि नहीं होती है, किसी का विशिष्ट, किसी का तेज होता है, किसी का निम्न होता है, और कोई विशिष्ट बालक में आ जाता है, कोई जैसे बुद्धि में देखते हैं, जैसे कोई प्रतिभाशाली बालक हो गया, कोई मंद बुद्धि हो गया, तो बुद्धि भी अधिगम को प्रभावित करती है। ग्रहण शक्ति। जैसे ग्रहण शक्ति में किसी की ज़्यादा जल्दी समझने की क्षमता है, किसी बच्चे की कम ज़्यादा देर से समझने की क्षमता है। जैसे कोई भी बालक है, अगर आप 10 बार बताएंगे तब उसको समझ में आएगा, लेकिन अगर प्रतिभाशाली बालक है तो उसी में से एक ही बार आप बताएंगे, उसको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्षमता। क्षमता में क्या है, उसके अंदर कितनी क्षमता है, वह कौन सा चीज़ जानता है, या उसके अंदर का ज्ञान जानते हुए कि क्या जानता है क्या नहीं जानता है, तब शिक्षण कार्य कराया जाना चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ भी अधिगम प्रभावित होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे वाह्य कारक में क्या क्या है। वाह्य कारक शिक्षण विधि। वाह्य कारक में शिक्षण विधि आपका कैसा है। जैसे कोई भी शिक्षक पढ़ा रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि उसकी शिक्षण विधि अच्छी होनी चाहिए, करके सीखने पर जोर देना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का स्वरूप। पाठ्यक्रम का स्वरूप एकदम पकाऊ है, तब भी बच्चे के अधिगम पे प्रभाव पड़ेगा, बच्चा जल्दी सीख नहीं पाएगा। मतलब पाठ्यक्रम भी बहुत ही रोचक होना ज़रूरी है। वातावरण। बच्चा अगर क्लास में बैठा है, विद्यालय आया है और बाहर डीजे चल रहा है, तब भी वह प्रभावित होगा, वातावरण प्रभावित होगा, वहाँ का माहौल नहीं सही रहेगा, तब भी अधिगम प्रभावित हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा का वातावरण। जैसे कक्षा में अगर शोर हो रहा है, बच्चे आपस में ही शोर कर रहे हैं और शिक्षण कार्य कराया जा रहा है, तब भी अधिगम प्रभावित होगा, नहीं समझ में आएगा। पोषण। जैसे बच्चा अगर कुपोषण का शिकार हो गया है, पोषण में कमी रह गई है, तो मानसिक रूप से उसके अंदर मानसिक विकास उसका नहीं हो पाएगा, तब भी वहाँ अधिगम प्रभावित होगा। नेक्स्ट है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार सरल एवं बच्चे के प्रति उदार होना चाहिए। अगर शिक्षक का व्यवहार, कोई भी शिक्षक है और बच्चा अगर प्रश्न पूछता है और शिक्षक उसको डांट कर बैठा देता है, तो यहाँ भी अधिगम प्रभावित होगा, शिक्षक का व्यवहार खराब माना जाएगा। नेक्स्ट है घर का माहौल।
यह बहुत ही ज़रूरी है कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। घर में अगर बच्चा है, घर में जो चलेगा वही बच्चा सीखेगा। अच्छी अच्छी बातें होंगी तो अच्छा सीखेगा। अगर घर में कोई भी समस्या है तो वह वही सीखेगा जो घर में चल रहा है। इससे भी अधिगम प्रभावित होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या, आज के लिए बस इतना ही दोस्त। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, और कोशिश करेंगे जल्द ही आपके सामने फिर हम उपस्थित हों। नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट, नाइस